पालमपुर गांव में नदी किनारे मिट्टी की झोपड़ी में रामू रहता था। वो गरीब था पर दिल का बहुत साफ था। उसकी पत्नी गौरी और छोटी बेटी मीरा के साथ उसका छोटा सा संसार था। उसका एक खेत था जिस पर फसल उगाकर वो जैसे तैसे अपना घर खर्च चलाता था। पालमपुर गांव के लोग हर रोज तुलसी माँ की पूजा करते थे। साथ ही कार्तिक मास आने पर तुलसी विवाह भी करते थे। हर साल सबको तुलसी का विवाह करते देख इस बार गौरी और मीरा का भी मन था कि वो भी तुलसी विवाह करे, लेकिन उनकी गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते थे। रामू, इस बार तुलसी विवाह आ गया। सब घरों में तैयारियां शुरू हैं, लेकिन हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल सोचा था अगले साल करेंगे, लेकिन इस साल तो हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हैं। अरे गौरी, भगवान का नाम ले, कुछ न कुछ हो जाएगा। तुलसी माता के विवाह में सच्ची भावना चाहिए, चांदी सोना नहीं। सही कह रहे हो बाबा, यही तो मैं भी माँ को समझाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। इस बार मैं तुलसी माता को दुल्हन बना दूंगी, उन्हें लाल चुन्नी पहनाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। देखना, मेरी दुल्हन सबसे सुंदर होगी पूरे गांव में। ये सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटिया, तू ही हमारी लक्ष्मी है। इस साल तू ही तुलसी माता की छोटी पुजारन बनेगी। रामू ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन वो जानता था कि अगर थोड़ी सी तैयारियों के साथ भी वो तुलसी विवाह की तैयारियां करना चाहे तो भी थोड़े बहुत पैसे तो उसे तब भी चाहिए ही होंगे। अब गांव में चारों तरफ चहल पहल थी। हर घर में तुलसी विवाह की तैयारी चल रही थी। कहीं मिठाइयां बन रही थी, कहीं दीप सज रहे थे, पर रामू के घर में खाली मिट्टी का दिया ही था। सबके घरों में मिठाई की खुशबू फैल रही है जी, और हमारे घर में रोटियों की गिनती कम पड़ रही है। गौरी, तुलसी माता तो देखती है भक्ति को, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो है हम उसी में उनका विवाह कर देंगे। ऐसा कहकर वो खेत पर चला गया। रामू पास के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि कैसे इस बार तुलसी विवाह करे। हे माँ, अब तो ही कोई रास्ता दिखा कि कैसे मैं अपने घर में तुलसी विवाह करूं। तभी गांव के अमीर ठाकुर का बेटा वहां आया। ओ रामू, सुना इस बार तू भी तुलसी विवाह करेगा? तेरे पास क्या है सजाने को? पत्तल भी नहीं होगी चढ़ाने के लिए। ठाकुर बाबू, हमारे पास दिल है और भगवान की भक्ति, वही सबसे बड़ा धन है। तू और तेरे ख्वाब रामू, लेकिन हाँ, ख्वाब देखने का वैसे भी कुछ नहीं जाता। और वैसे भी तेरे खेत में फसल तो ढंग से होती नहीं। देखना, हर बार की तरह इस बार भी हमारी तुलसी विवाह सबसे बढ़िया होगी। फिर रंजीत हंसते हुए चला गया, लेकिन रामू की आंखों में दृढ़ संकल्प था कि इस बार वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करके ही रहेगा। फिर वो अपने दोस्त के पास एक दूर गांव जाता है, जिसने उससे कई साल पहले 500 रुपए उधार लिए थे। अरे रामू, तू आज यहाँ? मनोज, तुझसे एक जरूरी काम आन पड़ा है। अगर तू बुरा ना माने तो तूने जो 2 साल पहले 500 रुपए मुझसे उधार लिए थे, क्या वो मुझे मिल सकते हैं? मुझे उनकी जरूरत है। मनोज ने अनजान बनते हुए कहा। अरे कौन से पैसे? क्या बकवास कर रहा है? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझा? चल जाए यहाँ से। ये तो ठीक नहीं कर रहा मनोज। ऐसा कहकर रामू दुखी मन से घर चला आया। इधर गौरी पुराने कपड़ों से कुछ सजावट की तैयारी कर रही थी। ये मेरे पास एक न्यू दुपट्टा रखा था, इससे मैं तुलसी माता के लिए छोटी चुन्नी और साड़ी बना देती हूँ। और माँ, मैं पेड़ से कुछ फूल तोड़ लाती हूँ। सावधानी से जाना बिटिया, रात गहरी हो रही है। हाँ हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। फिर मीरा बाहर गई और चांदनी में चमकते सफेद फूल चुनने लगी। अचानक एक चमकदार रोशनी उसके सामने आई। उसने देखा एक सुंदर स्त्री वहाँ खड़ी थी, वो भी चमकते वस्त्रों में। अचानक क्यों किसी को अपने सामने प्रकट होता देख वो घबरा गई। आप कौन है? मैं तुलसी हूँ बेटा, मैंने तेरी भक्ति देखी है, डर मत, मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। ये बात सुनकर मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। माता, हमारे घर में कुछ नहीं है, फिर भी हम आपका विवाह करेंगे। भक्ति सबसे बड़ा धन है बच्ची, कल तुम्हारे आंगन में चमत्कार होगा। ऐसा कहकर वो रोशनी वहाँ से गायब हो गई। मीरा चुपचाप अंदर आ गई। अगली सुबह रामू की बीवी ने घर में जो थोड़ा सा दूध रखा था उससे थोड़ी सी खीर बना दी, लेकिन जब वो बाहर आए तो हैरान रह गए। उनका आंगन पूरी तरह से सजा हुआ था, साथ ही ढोल वाले भी खड़े थे। ये सब देख गाँव वाले भी हैरान थे। जहाँ कल मिट्टी की झोपड़ी थी, वहाँ आज पूरा आंगन फूलों से सजा हुआ था। तुलसी चौरा चमक रहा था। पूरे गाँव में सबसे अच्छा आयोजन उन्हीं का लग रहा था। अरे ये कैसे हुआ? रातों रात सब फूल और दिए कहाँ से आए? कल तक तो इनकी झोपड़ी सूनी पड़ी थी। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब रामू और गौरी के चेहरे पर श्रद्धा और विनम्रता थी। ये सब तुलसी माता की कृपा है, हमने तो बस मन से पूजा की थी। तुलसी माता खुद हमारे घर आई है। फिर मीरा छोटी चुन्नी लेकर तुलसी चौरे के पास गई और उसकी माँ द्वारा बनाई हुई साड़ी तुलसी माँ को पहनाई। फिर वो चुन्नी तुलसी माँ को ओढ़ाया, साथ ही एक पत्ते पर बिंदी लगाई और उनकी टहनी पर दोनों तरफ चूड़ी भी पहनाई। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात माँ तुलसी उसमें विराजमान है। ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः। अब धीरे धीरे गांव के लोग भी उसमें शामिल होने लगे। ठाकुर का बेटा भी आया और शर्मिंदा होकर बोला, रामू भैया, माफ कर देना,
कल मैं मजाक कर रहा था, आज देखा कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी होती है। कोई बात नहीं ठाकुर बाबू, चलो आओ प्रसाद चढ़ाओ। फिर ढोलक की थाप, देव की रोशनी और भक्ति के गीतों से पूरा आंगन गूंज उठा। जय तुलसी माता, जय 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 श्री हरि, गरीब के आंगन में बसी हर घड़ी। फिर गौरी और मीरा ने तुलसी चौरे को सजाकर शालिग्राम जी की मूर्ति रखी। फूल, हल्दी, चावल और दीप से पूजा शुरू हुई। माता, आपने हमारे जैसे गरीबों का मान रखा। ये विवाह आपका नहीं, हमारी आस्था का उत्सव है। आज लगता है जैसे भगवान खुद हमारे आंगन में उतरे हों। तभी अचानक हवा में फूलों की वर्षा होने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। आकाश से तुलसी के पत्ते गिर रहे थे और चारों तरफ खुशबू फैल गई। मैंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में नहीं देखा। तुलसी माता सच में इन पर प्रसन्न है। जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ। पूजा के बाद सबने प्रसाद लिया। रामू ने जो थोड़ी सी खीर बनाई थी वही सबको बांटी, मगर जैसे जैसे वो खीर बांटता गया बर्तन खाली नहीं हुआ। रामू, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। ये तुलसी माता का आशीर्वाद है गौरी, जब मन सच्चा हो तो थोड़े में भी भगवान अनंत दे देते हैं। ये चमत्कार देख गांव के लोग भी हैरान थे। फिर ठाकुर ने कहा, आज से तुलसी विवाह का पहला दिया तुम्हारे घर में जलेगा रामू। तुम्हारा घर पूरे गांव के लिए शुभ स्थान बनेगा। रामू ने सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि भक्ति और सच्चाई के आगे गरीबी भी सर झुका देती है। फिर गौरी ने तुलसी चौरे के समीप दीप जलाया और बोली, माता, अगले साल भी ऐसे ही हमारे आंगन में पधारना। दीप की लौ हवा में नाच रही थी, मानो स्वयं तुलसी माता मुस्कुरा रही हो। उस दिन से हर साल गांव में तुलसी विवाह की शुरुआत रामू के घर से होती। लोग कहते, जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहाँ चमत्कार खुद रास्ता बना लेता है। धीरे धीरे उनकी गरीबी भी। गरिमा की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। उसका एक भरा पूरा ससुराल था, जिसमें उसके सास ससुर, जेठ, जेठानी, ननद और एक देवर था। लेकिन गरिमा के मायके में केवल उसका छोटा सा परिवार था, इसलिए उसे इस बड़े ससुराल में इतने लोगों के बीच रहना पसंद नहीं था, जिस कारण वो साल भर के अंदर ही अपनी जॉइंट फैमिली से अलग होने की बात करने लगी। देखो विशाल, मैं अब और इतने लोगों के ये बर्तन, भांडे और कपड़े नहीं धो सकती। मुझसे अब ये सब नहीं होता। जब से आई हूँ बाई बनाकर रख दिया है। लेकिन गरिमा, भाभी भी तो ये सब करती है ना। और माना कि बड़े परिवार में कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त भी तो यही काम आते हैं। विशाल, मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आई। वैसे भी तुम्हारी माँ कम है जो हर वक्त भाषण देती रहती है। बहू, ठंडा पानी मत पियो, गला खराब हो जाएगा। रात को बाहर बाल खोलकर मत जाओ। चौराहे पर पैर पड़ जाएंगे तो बुरी बलाएं साथ आ जाएंगे और ना जाने क्या क्या। इस घर में मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम्हारे घर वाले है ना, मुझे कुछ नहीं समझते। तुम्हारी माँ की नजर में तो तुम्हारी भाभी बढ़िया है, क्योंकि वो उनकी पसंद की है ना। देखो विशाल, अब अलग रहना है मुझे बस, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। अब गरिमा किसी की नहीं सुनती और घर में कोई कलेश ना हो, इसलिए उसके ससुराल वाले चुपचाप उसे अलग कर देते हैं। उनके ससुराल के सामने ही उनका एक और घर था, जिसमें वो अपने पति के साथ शिफ्ट हो जाती है और अब आराम से उसमें रहने लगती है। जब दिल करता खाना बनाती, नहीं तो बाहर से ही ऑर्डर कर देती। ऐसे ही एक रोज। गरिमा डार्लिंग, खाने में क्या बनाया है? विशाल डार्लिंग, आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया है। लेकिन परसों भी तो हमने बाहर का ही खाया था। हाँ, तो उस बात को 2 दिन हो गए, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। सामने पार्सल वाला था। मैडम, आपका पार्सल। ओह, थैंक यू भैया, ये लीजिए आपकी पेमेंट। उनके घर के सामने अपनी बालकनी में खड़ी उसकी सास यमुना ये सब देख लेती है और अपने पति से कहती है, ये छोटी बहू भी ना जाने कितना बाहर का खाना खाती है। अभी परसों ही मैंने डिलीवरी बॉय को उसके घर आते देखा था और अब आज फिर। और तो और कल भी इसने विशाल के ऑफिस जाने के बाद खुद के लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। तुम तो छोटी बहू का स्वभाव जानती ही हो ना यमुना। अब हम कुछ कहेंगे तो वो सोचेगी हम जलन के मारे उससे ये सब कह रहे हैं। अब उसे जो करने में खुशी मिलती है करने दो ना। लेकिन यमुना का दिल नहीं मानता और वो गरिमा को रसोई में देखती है और उससे बोल पड़ती है, गरिमा बहू, कभी तो घर का चूल्हा भी जला लिया कर। रोज रोज यूँ बाहर का खाना खाना ठीक बात नहीं है। माँ जी, अब मेरा किचन अलग है और मैं जो मर्जी बनाऊं और खाऊं। आप कौन होती है मुझे टोकने वाली? ऐसा कहकर गरिमा रसोई की खिड़की बंद कर लेती है। दरअसल गरिमा बड़ी मुंह फटती, इसलिए बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती थी। साथ ही उसे हमेशा यही लगता था कि उसके ससुराल वाले उसे खुश देखकर जलते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज जब विशाल ऑफिस गया था और गरिमा अपनी बालकनी में कपड़े सूखने डाल रही थी, तभी अचानक से उसे उल्टियां होने लगती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सामने अपनी बालकनी में बैठी उसकी जेठानी विद्या उसे देख लेती है। गरिमा, गरिमा, माँ जी, देवर जी जल्दी चलिए, गरिमा को कुछ हो गया है, वो अपनी बालकनी में बेहोश हो गई है। अब वो सभी जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। देखिए, इनकी एक किडनी खराब हो चुकी है और इनका जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा।
और अगर 15 दिन के अंदर इनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मैं इसे अपनी किडनी दूंगा, लेकिन आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। डॉक्टर विशाल का ब्लड चेक करते हैं, जिसके बाद उसके कुछ चेकअप होते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन इनका ब्लड और आपका ब्लड अलग है, इसीलिए आपकी किडनी इन्हें डोनेट नहीं कर सकते। आपको कोई और डोनर ढूंढना होगा। अब आप इन्हें घर ले जाइए, लेकिन जल्द से जल्द इनके लिए कोई डोनर ढूंढ कर लाइए। डॉक्टर की बात सुनकर गरिमा के ससुराल वाले भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी गरिमा उन्हीं को भला बुरा कहने लग जाती है। मैं जानती हूँ ये सब इनके कारण ही हुआ है। यही लोग हर बार मेरे खाने को नजर लगाते रहते थे और मुझे खुश देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। आज इन्हीं की बददुआओं के कारण मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। मुझे तो इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। विशाल, मुझे घर ले चलो। बहू, तुम हमेशा से हमें गलत समझती आई हो। हाँ भाभी, माना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहें। यू शट अप प्रिया, बोलो मत, मैं तुमसे बड़ी हूँ। वही मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि माँ आपसे बड़ी है। ओह, शांत रहिए आप लोग। गरिमा चलो, घर चलो। डॉक्टर ने कहा है हमें जल्द से जल्द डोनर ढूंढना होगा। अब वो गरिमा को लेकर घर चला जाता है। दिन रात अब वो इसी कश्मकश में रहते हैं कि आखिर कहाँ से उन्हें डोनर मिलेगा जो गरिमा को अपनी किडनी देगा। विशाल सुबह से लेकर शाम तक हर अस्पताल के चक्कर काटता, लेकिन उसे कोई भी डोनर नहीं मिला। फिर एक दिन गरिमा के माँ और भाई उसको देखने उसके घर आते हैं। माँ, तुम मुझे अपनी किडनी दे दो ना, हमारा ब्लड ग्रुप तो एक ही है। क्या? मैं अपनी किडनी? नहीं नहीं, तू तो जानती है मैं तो वैसे ही बूढ़ी हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और दीदी, तुम तो जानती हो मुझे ऑपरेशन वगैरह से कितना डर लगता है। सॉरी, लेकिन हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। गरिमा और विशाल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और साथ ही गरिमा की हालत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक रोज, हेलो मिस्टर विशाल, आप जल्द से जल्द आपकी वाइफ के साथ हॉस्पिटल आ जाइए। उनके लिए डोनर हमसे मिल ही गए। थैंक यू डॉक्टर, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। वो दोनों जल्दी से अस्पताल जाते हैं, जहाँ गरिमा के ससुराल वाले भी मौजूद होते हैं और वो सभी अपना अपना ब्लड टेस्ट करवा कर बाहर आते हैं, जिसमें से एक का ब्लड उससे मैच हो जाता है। कुछ देर बाद गरिमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और सक्सेसफुली उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। जब गरिमा को होश आता है तो उसके ससुराल वाले सभी उसके सामने खड़े होते हैं। ओह गॉड, ये मनहूस लोग फिर से मेरी आंखों के सामने आ गए। अब तो मुझे नई जिंदगी मिली है, कम से कम अब तो मुझे बख्श दीजिए। और वो माँ जी, वो कहाँ है? उन्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा मुझे जिंदा देखकर। तभी डॉक्टर वहाँ आता है। कैसी बहू हैं आप? जिन्होंने आपको अपनी किडनी दान में दिया, आप उन्हें ही कोस रही हैं? क्या? माँ जी ने? हाँ गरिमा, हम सब ने ब्लड टेस्ट करवाए थे क्योंकि हम सभी तुम्हें किडनी देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ माँ जी से तुम्हारा ब्लड मैच हुआ था और माँ जी ने ही तुम्हें अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया। ये सुनकर गरिमा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी सास से मिलने जाती है। माँ जी, आप ठीक है? मैंने आपसे इतनी नफरत की, कितना कुछ कहा आपने मेरे लिए। बहू, अब मेरी उम्र ही कितनी बची है, मैं आज हूँ कल नहीं, लेकिन तेरे आगे तो सारी उम्र बाकी है बेटी। और एक माँ अपनी बेटी को यूं मरता हुआ कैसे देख सकती है। अब गरिमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि असल में परिवार की क्या अहमियत होती है और उसके ससुराल वाले, जिन्हें वो अपना दुश्मन समझती थी, असल में वो सब उसके लिए अपने सगे परिवार से बढ़कर थे। गरिमा ने उन सबसे माफी मांगी और कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू सही सलामत घर लौट आए। अब गरिमा को नई जिंदगी के साथ साथ नए रिश्ते भी मिल गए थे। सास के रूप में माँ, बहन के रूप में ननद और जेठानी भाई के रूप में जेठ और देवर और पिता के रूप में ससुर। अब वो उन सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी।